बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में चैप्टर 8 हमारा जारी है। पिछला जो लेक्चर था आपको याद होगा, हमारा टॉपिक तो बीट्स का ही सिर्फ था, चाहिए तो वही था सिर्फ, लेकिन हमें कोई 8-9 मिनट लगाने पड़े थे मजबूरन एक ऐसे टॉपिक पे जो डायरेक्ट आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। उसकी वजह आपको सारी बता दी थी, अब मैं दोबारा फिर वही बातें दोहराना नहीं चाह रहा क्यों ऐसा करना पड़ा। ये जो अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, यहाँ भी कुछ ऐसा ही मसला बच्चों दरपेश है। आगे चल के किसी हद तक इस चैप्टर में भी थोड़ा सा ज़रूरत पड़ सकती है, पड़ेगी, लेकिन पर्टिकुलरली अगले 9वां चैप्टर आगे जो अगला आना है उसमें जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें मसलन कहीं जाके आपको ज़रूरत एक जगह पड़ेगी। मैं आपको पहले ही बता भी दूँ, सिर्फ ऐसे ही नहीं बात कर रहा, आपको बता भी रहा हूँ ताकि आइंदा जब कभी बात आए तो आपको पता हो। ये न्यूटन्स रिंग्स का एक टॉपिक आपको नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स। इसमें कहीं ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जिसकी ज़रूरत पड़नी है, तो वो मैं पहले ही थोड़ा सा उसी वजह से फिर मजबूरन इसको भी बयान करने लगा हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का टॉपिक है। यहाँ फिर वही मसला, वही बात है कि है तो नहीं स्मार्ट सिलेबस में, तो हम जल्दी से जितनी जल्दी हो सके इसके ज़रूरी पॉइंट हम उनको बयान करते चलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन सब जानते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आगे गई और जाके किसी और चीज़ से टकरा के वापस लौटी, तो ये रिफ्लेक्शन है। आईना है, शीशा, जिसे शीशा कहते हैं हम अमूमन आईना, लेकिन मिरर जो होता है तो उसकी तरफ लाइट की एक रे गई है तो टकरा के वापस पलटी तो कहेंगे रिफ्लेक्शन हुआ। या पानी की सतह पर सूरज की रोशनी आके पड़ी तो हमारी आंखों की तरफ को फिर वो आई तो कहेंगे रिफ्लेक्शन हुआ। तो बाउंसिंग बैक, बाउंस बैक करना, टकरा के पलटना ऑफ ए वेव फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। दो मीडिया की बाउंड्री, यानी जैसे मैंने कहा हवा से चलती हुई लाइट की वेव गई और एक मीडियम था हवा और दूसरा मीडियम आगे पड़ा हुआ मिरर है तो उससे टकराई, तो एक से दूसरे मीडियम में टकराने पर फिर वापस लौटी, पलटी वापस, तो इस पलटने को कहते हैं रिफ्लेक्शन। या सूरज की लाइट आ रही थी पहले एयर में और जाके फिर पानी में जब दाखिल हुई तो दोनों मीडिया की बाउंड्री पर पड़ी, तो ये रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक हो गया, ये हो गया जी रिफ्लेक्शन। अब जब रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होता है, उस वक्त क्या तब्दीली आती है, तो कहता है दी रिफ्लेक्टेड वेव, जो रिफ्लेक्ट हुई है, हैज़ द सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी बट इट्स फेज में चेंज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बाउंड्री। दो मीडिया की आपस की क्या नेचर है, कौन सा मीडियम हल्का, कौन सा भारी है, कौन सा डेंसर है, कौन सा रेयरर है, तो इस पर डिपेंड करेगा कि जो टकरा के पलटी है उसका फेज़ रिवर्स हो जाए या ना रिवर्स हो, फेज़ चेंज। अब फेज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, ये पीछे बातें डिटेल में हुई हैं चैप्टर 7 में भी, और इस चैप्टर में भी पीछे कुछ जिक्र आया था इन फेज़ आउट ऑफ फेज़ पॉइंट्स का, याद होगा। अभी बात मज़ीद थोड़ी सी कर भी लेते हैं इसकी। अच्छा, तो फेज़ चेंज हो सकता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ नहीं चेंज होती रिफ्लेक्शन होने पर। ये कैसे होता है, आगे कुछ वजाहतें, कुछ बातें हैं जो मैं नहीं समझता, अब आप टाइम नहीं ज़ाया करते, चलिए सिर्फ आपको बस कॉन्सेप्ट देना ज़रूरी है। तो दो केसेस हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। ये एक हल्का सा स्प्रिंग था, इसका वैसे नाम स्लिंकी स्प्रिंग होता है, अभी पिछले पेज पे कहीं नज़र आया होगा आपको। वो क्या होता है, क्यों होता है, अभी उसकी टेंशन ना लें आप। ये हल्का सा एक स्प्रिंग है, इस पर एक झटका दिया आपने, ये एक उभार पैदा कर दिया। इस तरह का सिंगल झटका, जो इस तरह की वेव या इस तरह की डिस्टर्बेंस होती है, वैसे वो भी बता दूं, उसको पल्स कहते हैं, पल्स। एक सिंगल झटका, सिर्फ अकेला क्रेस्ट या अकेला ट्रफ, ये पल्स कहलाती है, इस तरह की डिस्टर्बेंस। अच्छा, बहरहाल तो ये पल्स पैदा कर दी आपने, ये डिस्टर्बेंस पैदा कर दी और ये आगे जाके एक ठोस भारी दीवार से जाके टकराई, ये आगे गई और आगे बढ़ी, टकरा के देखें ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ तो क्या हुआ, उसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ तो नहीं चेंज हुई, चेंज हुआ तो क्या हुआ, गया था क्रेस्ट और वापस लौटा है ट्रफ बन के। किस तरह, कैसे, क्यों, ये पूरी डिटेल की ज़रूरत जैसे कि नहीं है, मैंने बताया टॉपिक आपका स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। बस आप यूँ समझिए कि हल्के मीडियम से भारी में जब जाके वेव टकराती है, कोई डिस्टर्बेंस टकराती है, तो उसका फेज़ रिवर्स हो जाता है। फेज़ रिवर्स मतलब 180 डिग्री उलट हो गया, गया था क्रेस्ट और वापस लौटा ट्रफ बन के। कब ऐसा होता है, जब हल्का रेयर मीडियम, जब ये देखें, इट कैन बी कंक्लूडेड, आप नतीजा इससे ये निकाल सकते हैं, व्हेन एवर ए ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग इन ए रेयर मीडियम, हल्के मीडियम से टकरा जाके गई है, एनकाउंटर्स जाके टकराई है ए डेंसर मीडियम, तो इट बाउंसेस बैक, वो वापस पलटती है, सच दैट द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इज रिवर्स्ड। उसका मीन पोजीशन से अबव था डिस्प्लेसमेंट, वापस आई तो पीछे नीचे को हो गया। एन इंसिडेंट क्रेस्ट ऑन रिफ्लेक्शन बिकम्स ए ट्रफ, गया था, आके टकराया था क्रेस्ट और वापस लौटा तो ट्रफ बन के, आया था क्रेस्ट वापस लौटा ट्रफ बन के। और इसका उलट इधर है केस नंबर 2 में, वो भी जल्दी से देख लेते हैं, ऐसे ही बस जितना ज़रूरी है बस पॉइंट। तो ये बच्चों इस दफ़ा ये वही स्प्रिंग है उसी तरह का, लेकिन इसके आगे अब एक और चीज़ बंधी है, लाइट स्ट्रिंग, हल्की सी तार, हल्की सी रस्सी कोई बंधी है। इस दफ़ा ये डेंसर मीडियम है
और इसके मुकाबले में ये लाइट स्ट्रिंग रेयर मीडियम है। तो ये टकराव हुआ था, वेव गई थी या डिस्टर्बेंस गई थी लाइटर मीडियम में या रेयर मीडियम में, जाके टकराई थी डेंसर से, तो पलट के रिवर्स होकर वापस आया, उसका फेज़ रिवर्स होकर वापस आई। इस दफ़ा डेंसर मीडियम से जाती हुई लाइटर मीडियम में यानी रेयर मीडियम में टकरा के वापस लौटी। तो ये देखें, ये तो आगे बढ़ रही है, अभी और आगे बढ़ी, यहाँ टकराव हुआ तो वापस लौटी, ये एरो पीछे को आया, ये तो बगैर किसी तब्दीली के वापस आई है। इसका उलट ये है जी, तो रेयर से डेंसर मीडियम में जाके टकराए कोई डिस्टर्बेंस या वेव तो उसका फेज़ 180 डिग्री रिवर्स हो जाता है, गया था क्रेस्ट वापस आता है ट्रफ बन के। लेकिन अगर डेंसर से रेयर में जाके टकराए तो वापस लौटती है, रिफ्लेक्शन तो होता है लेकिन कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज इन फेज टेक्स प्लेस। और यही कुछ लिखा, एन इंसिडेंट क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज ए क्रेस्ट, गया भी जाके टकराया भी क्रेस्ट था, वापस भी क्रेस्ट लौटा। तो रिजल्ट्स क्या हुए, इफ ए ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग इन ए रेयर मीडियम, हल्के मीडियम में ट्रैवल कर रही थी, इज इंसिडेंट जाके टकराई है ऑन ए डेंसर मीडियम, इट इज रिफ्लेक्टेड सच दैट इट अंडरगोज ए फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री, उलट के फेज का वापस हुई। ये एक चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ है फिर ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग इन ए डेंसर मीडियम इज इंसिडेंट ऑन ए रेयर मीडियम, तो भारी से हल्के पे आके टकराई है तो इट इज़ रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन फेज, फिर जैसी आई थी उसी तरह लौट जाएगी। चलें, बहुत है जी, काफ़ी है। अगर जी ये आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं था लेकिन मजबूरन थोड़ा सा मैंने बताया, आगे इसका हवाला ना आना होता तो मैं भी ना पढ़ाता, लेकिन मजबूरी से पढ़ाया। टॉपिक हमारा स्मार्ट सिलेबस में वैसे स्टेशनरी वेव है जी। ये जो इस वक्त हम पढ़ने लगे हैं ये वाला, ये पेज नंबर 22 आपके नोट्स का, ये पेज नंबर 22, और इससे अगला यहाँ तक जो है 23 जो पेज है उसका तकरीबन आधा या आधे से कुछ कम हिस्सा यहाँ तक जो पढ़ने लगे हैं। ये खुद से तो कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कभी के तौर पर नहीं आया, लेकिन ये इसलिए अहम है कि इसमें ये रिजल्ट्स ख़ास तौर पे ये छोटे छोटे, ये जो लिस्ट दी है 1 2 3 4 5 6 ये रिजल्ट्स हैं, और कुछ एक आध छोटा सा यहाँ कॉन्सेप्ट है, तो ये हमें असल में चाहिए हैं अगले टॉपिक्स के लिए। टॉपिक बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन जो पेपर में आने लायक लॉन्ग क्वेश्चन है वो या तो ये है स्टेशनरी वेव्स ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, या एक और आएगा आगे, वो देखते हैं अभी बाद में जो आएगा स्टेशनरी वेव्स ऑन इन एयर कॉलम्स, वो आएगा। वो अभी पीछे स्मार्ट सिलेबस में भी कहीं मेरा ख्याल है कि आपको बताया भी था, अभी पिछले लेक्चर में शायद बताया था। ये मैं फिर से जल्दी से दिखा भी दूं, हमने पिछले लेक्चर में बीट्स पढ़ लिया है, अब स्टेशनरी वेव शुरू करना है। इसके दरमियान वो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स नहीं था लेकिन मैंने पढ़ा दिया। फिर स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग और स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम, ये दो लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जो अभी पढ़ने लगे हैं मैंने कहा ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इसका इसलिए हमें कि अगले जो पढ़ने हैं उनके लिए बेसिक चीज़ें हमें यहाँ से मिलेंगी। स्टेशनरी वेव्स की डेफिनीशन जो की है ये बच्चों, अब आपके लिए ये कोई अनोखी चीज़, कोई मुश्किल या कोई अलग कोई नई चीज़ नहीं है। मैं जल्दी से वो दिखा भी दूँ। ये पेज था आपके नोट्स का, पेज नंबर 15, यहाँ फिनिश हुआ था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का टॉपिक, जो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है लेकिन मजबूरन मुझे उसका पूरा आइडिया देना पड़ा था आपको। 8-9 मिनट हमारे इजाफी ये लगे थे, ये आया था जी। तो एप्लीकेशन ही है ये भी, वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दो वेव्स सुपरपोज हों, इकट्ठी हों, तो फिर उसका ये रिजल्ट कब निकलता है, जब दो ऐसी वेव्स हों, सेम फ्रीक्वेंसी वाली बिल्कुल सिमिलर वेव्स हों लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन से आके मिले, तो जो उनकी सुपरपोजिशन है वो कहलाती है स्टेशनरी वेव्स। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब यही इसकी बच्चों यहाँ पर डेफिनीशन है। तो डेफिनीशन क्या है स्टेशनरी वेव्स की? इट इज़ द सुपरपोजिशन ऑफ टू एग्जैक्टली सिमिलर वेव्स, एग्जैक्टली सिमिलर, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम एम्पलीट्यूड, सेम टाइम पीरियड, सारा कुछ सेम। तो इट इज़ द सुपरपोजिशन, ये इश्तराक है, इकट्ठा मिलना है दो वेव्स का, एग्जैक्टली सिमिलर वेव्स ट्रैवलिंग अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही सीधी लाइन पर, दोनों एक ही सीधी लाइन पर आके मिली हैं, एक ही सीधी लाइन पर लेकिन ऑपोजिट, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये स्टेशनरी वेव है। स्टेशनरी वेव क्या होती है? मिलाप, इश्तराक, दो एग्जैक्टली सिमिलर वेव्स का जो कि एक ही लाइन पर ऑपोजिट डायरेक्शन से आके मिली हों, उस इश्तराक को स्टेशनरी वेव कहते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है जी। ये जो डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, तो चलिए कुछ बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं है, सिंपल सी है। मैं आपका कुछ टाइम चाहता हूँ बचाने के लिए, इधर से ही इसकी हम डिस्कशन कर लेते हैं। उम्मीद है कि समझ आएगी, फिर भी समझ ना आई तो चलिए कोई बता दीजिएगा। ये बच्चों असल में 5 मुख्तलिफ लम्हे दिखाए हैं। ये दो वेव्स हैं जो एक ही रस्सी पर बैक वक़्त पैदा हुई। अच्छा, यहाँ मैं मुझे एक चीज़ याद आ रही, कुछ थोड़ी सी टेंशन सी बन रही है। ये ब्लैक एंड वाइट है, आपकी नोट्स की कॉपी है, कुछ एरोज़ यहाँ दिखाने थे वो वाजे नहीं है। मैं काम करने लगा हूँ जी, सिर्फ इस डायग्राम को मैं आपकी टेक्स्ट बुक से दिखाने लगा हूँ, ज़रा कलर्ड है, ज़रा ज़्यादा वाजे है, तो आपको यहाँ वीडियो में ज़रा थोड़ा, चलिए यही टॉपिक है जी आपका, ये आपके सामने ये रहा जी। अब बात करनी उम्मीद है कि काफ़ी आसान हो जाएगी।
लें जी, इसमें आपको ये कलर्ड होने की वजह से रंग ये सारे एरो शैरो नज़र आ रहे हैं। लें जी बच्चों, सूरत हाल कुछ ऐसी है। एक रस्सी है, फ़र्ज़ कीजिए कोई स्ट्रिंग है, उसके ऊपर दो ट्रांसवर्स वेव्स पैदा हुई। एक ये वाली क्रेस्ट है, ट्रफ है, क्रेस्ट है, और इसका एरो दिखाई ये इधर को मूव कर रही है उसी रस्सी के ऊपर। उसी रस्सी पर एक दूसरी तरफ से डिस्टर्बेंस पैदा करके भेजी गई। कुछ समझिए कि जैसे आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का टॉपिक जब आपने स्टार्ट किया तो उसमें भी कुछ ऐसा ही, दो ऑपोजिट डायरेक्शन से आती हुई आपको पता है कि दो डिस्टर्बेंसेस दिखाई थी। मैं उनको जल्दी से दिखा भी, ये एक दूसरे की तरफ को आई थी और ये फिर इकट्ठी हुई हैं और फिर एक दूसरे में से गुजर गई। तो कुछ ऐसी ही बात अब यहाँ भी है। अच्छा, एक ही रस्सी पर दो वेव्स अलग अलग हैं जो एक ही रस्सी पर हैं, ये याद रहे। दिखाई यहाँ अलग अलग हैं, ज़ाहिर है अलग अलग समझाने के लिए दिखाई हैं। तो एक इधर को जा रही है, दूसरी इधर को, और ये उस लम्हे की तस्वीर ले ली हमने जब अभी टाइम ज़ीरो था। मतलब हमने जब इनको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, जब स्टॉप वॉच हमने ऑन की होगी उस वक्त टाइम ज़ीरो। फिर अगला उस वक्त की सिचुएशन दिखाई, ये रवां दवा है, ये इधर को चल रही है, ये इधर को, तो थोड़ा थोड़ा ये इधर को और ये इधर को खिसकने के बाद अगले लम्हे क्या हुआ, जब टाइम जो था वो कैपिटल T/4 हो चुका है। अच्छा, मुझे एक छोटी सी चीज़ याद आई है। हाँ जी ठीक, ये इसी तरह मैंने कहा शायद मिटा हुआ तो नहीं है, नहीं ऊपर भी मौजूद है। ठीक है, बात ये हो रही है कि यहाँ पर टाइम T0 है, यहाँ पर टाइम है कैपिटल T/4। अब कैपिटल T क्या है, ये इन दोनों वेव्स का टाइम पीरियड है जो सेम है। टाइम पीरियड का मतलब है एक फुल वेव के बराबर आगे को चल के जाने का जो टाइम है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। यानी एक फुल क्रेस्ट और एक ट्रफ जितनी देर में आगे चल के जाते हैं तो उसे कहते हैं टाइम पीरियड। या इसको यूँ भी पीछे डिफाइन किया था कि कोई एक क्रेस्ट या कोई एक ट्रफ जब एक लैम्डा के बराबर, एक वेवलेंथ के बराबर फासला तय करेगा तो कहेंगे उस दौरान टाइम गुजरा 1 टाइम पीरियड कैपिटल T। तो फिर आधे लैम्डा के बराबर फासला हाफ टाइम पीरियड में तय हुआ होगा, और चौथाई लैम्डा के बराबर यकीनन T/4 टाइम में तय हुआ होगा। तो बस ये 5 मुख्तलिफ तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में पहला दिखा दिया जी, दो वेव्स हैं जो एक इधर को जा रही है एक इधर को, और ये इस तरह से थी दोनों पहली दफ़ा, यानी इस तरह से थी। ऐसे किसी लम्हे हमने स्टार्ट किया कि इसका यहाँ क्रेस्ट था तो दूसरी का भी उस जगह उसी सीध में क्रेस्ट आ रहा है, उसका ट्रफ है तो उसका भी ट्रफ है, इसका क्रेस्ट है तो उसका भी क्रेस्ट है। अच्छा, अब किया ये कि हमने उन दोनों वेव्स जो एक ही रस्सी पर हैं तो हमने उनके 7 पॉइंट चुन लिए, उस रस्सी के ऊपर 7 पॉइंट। ये लिखा हुआ है 1 2, उम्मीद है कि नज़र आ रहे होंगे, नहीं तो किताब हम, हाँ जी वीडियो में उम्मीद है कि नज़र आ रहे हैं आपको। ये छोटा सा 1 लिखा है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ऐसे ही वही पॉइंट्स इस पर भी हैं। एक जगह लिख दिए, दूसरी जगह भी सेम वही हैं। एक ही रस्सी पर ये 7 पॉइंट हैं बराबर बराबर फासलों पर। हर 2 पॉइंट्स का आपस का फासला λ/4 है। खुद ही देखिए 1 से 2 तक का λ/4 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक λ/2 होगा, हाफ लैम्डा ये एक पूरे क्रेस्ट का, और पूरा क्रेस्ट और पूरा ट्रफ फुल लैम्डा होगा। तो एक अकेला क्रेस्ट तो यहाँ से यहाँ तक 1 से 3 पॉइंट तक हाफ लैम्डा, तो 1 से 2 तक चौथाई लैम्डा। इसका मतलब है हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से λ/4 फासले पर है। ये पल्ले बांध लेनी है बात। तो सातों के सातों पॉइंट अपने करीबी 3 पॉइंट से λ/4 फासले पर हैं। तो फिर जैसे अभी बताया था कि T/4 टाइम के दौरान ये वेव भी उधर को जा रही है और ये भी इधर को जा रही है, तो T/4 टाइम के दौरान ये भी λ/4 उधर खिसकेगी और ये भी λ/4 इधर को खिसकेगी, क्योंकि ये उधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है। चुनाचे T=0 पे ये तस्वीर थी दोनों की, और T/4 टाइम गुजरने पर अगला लम्हा ये शो किया कि ये थोड़ा λ/4 उधर को खिसक गई। λ/4 का मतलब है जो कंडीशन पॉइंट 2 की थी इस तस्वीर में टॉप एक्सट्रीम पे, वो उधर को खिसकने की वजह से पॉइंट 1 पे आ गया। ये देखें टॉप एक्सट्रीम पॉइंट 1 पर, और जो मीन पोजीशन थी इसमें 3, वो λ/4 आगे खिसक के 2 पे चली गई, यानी ये 2 पे, ये जो मीन पोजीशन थी। ऐसे ही जो 4 पे पोजीशन थी वो 3 पे आ गई, जो 5 पे थी वो 4 पे चली गई, एंड सो ऑन। हर पॉइंट पे जो सिचुएशन थी, क्रेस्ट का जो हिस्सा या ट्रफ का जो भी, वो λ/4 आगे खिसक गया अगली तस्वीर में। ऊपर वाली वेव में इधर को खिसक गया, नीचे वाली वेव में इधर को खिसक गया। चुनाचे आप यूँ समझिए कि ये जो टॉप एक्सट्रीम थी इस जगह पे थी पॉइंट 6 पे, और क्योंकि एरो इधर को है, इस वेव ने इधर को जाना है, तो ये वाला टॉप λ/4 फासला तय करके T/4 टाइम में ये जो 6 पे था ये 7 पे चला गया ये टॉप, और ये जो मीन पोजीशन थी 5 पे ये 6 में चली गई, यानी ये 7 पे टॉप चली गई और 6 पे मीन पोजीशन, और बाकी की वेव भी उसी तरह मुकम्मल। उम्मीद है ये बात इजीली समझ आ गई है, कोई बड़ी पेचीदा नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगली तस्वीर में मज़ीद उधर को खिसकी है, ऊपर वाली इधर को और नीचे वाली इधर को, फिर λ/4 चौथाई टाइम पीरियड में चौथाई लैम्डा दोनों वेव्स खिसक गई। यानी फिर से देखिएगा ये जो मीन पोजीशन थी पॉइंट 2 पर, ये अब उधर को जाने की वजह से अगली तस्वीर में ये मीन पोजीशन 1 पर आ गई, ये देखें आ गई। और जो बॉटम एक्सट्रीम थी 3 पॉइंट पे इस तस्वीर में, वो क्योंकि उधर को खिसकना है तो वो फिर इधर जाके ये जो पॉइंट 3 पे थी वो 2 पे आ गई, ये देखें 2 पे आ गई, ये 2 पॉइंट है।
और बाकी की वेव इसी तरह मुकम्मल। और नीचे वाली क्योंकि इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, तो λ/4 इसने भी खिसकना है T/4 टाइम में। T/4 से T/2 तक T/4 का फ़र्क है, तो λ/4 और खिसकी है। ये जो मीन पोजीशन थी ये उधर चली गई, ये देखें, और जो बॉटम एक्सट्रीम थी 0.5 पे वो खिसक के 6 पे आ गई, ये देखें। तो बाकी की वेव भी सो ऑन पीछे को मुकम्मल हो गई। इसी तरह अगली तस्वीर, इसी तरह अगली तस्वीर, अब बाकी की आपको समझ आनी चाहिए। तो दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई वेव्स, ये उधर ही उधर जा रही है, ये उधर ही उधर जा रही है, और हर T/4 टाइम के बाद λ/4 खिसकी हैं हर वेव। तो किस लम्हे क्या क्या इनकी सिचुएशन बनी, वो सारी 5 मुख्तलिफ लम्हे दिखाए। तो आखिर में स्मॉल टी होगा कैपिटल टी, यानी फुल वेव लेंथ के बराबर या फुल टाइम पीरियड के बराबर फुल वेव लेंथ फासला तय किया, ऊपर वाली वेव ने भी नीचे वाली ने भी। चुना चाहिए ये जो पहली कंडीशन थी वो फिर रिपीट हुई, खुद ही सोचिए, देख लीजिए ऑटोमेटिकली। पूरा एक टाइम पीरियड गुजरा तो पूरा एक लैम्डा ये वेव उधर को और ये इधर को खिसक गई, चुनाचे पूरी सेम सिचुएशन फिर से रिपीट हुई, जो इधर थी वही है। दो वेव अलग अलग दिखा दी, ये हमने समझा दिया। अब ये ए फिगर, ये बी फिगर, उनमें तो दोनों वेव्स अलग अलग दिखाई मुख्तलिफ लम्हों पर, और सी और डी में दोनों का रिजल्टेंट शो किया। और अलग अलग फ़र्क समझाने के लिए जो सी फिगर है इसमें जस्ट 0.1, 3, 5 और 7 जो थे, 1, 3, 5, 7 उम्मीद है नज़र आ रहे हैं आपको वाजे, या इस वक्त किताब साथ रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। पहले दोनों जो ए और बी फिगर्स हैं दोनों वेव्स दिखाई हैं अलग अलग इंडिविजुअली, और दूसरी दोनों में सी और डी में मुख्तलिफ पॉइंट्स पे दोनों वेव्स की वजह से जो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस पैदा होगी वो दिखाई है। सी जो हिस्सा है इस फिगर का उसमें 0.1, 3, 5 और 7 पर क्या हुआ दोनों वेव्स का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, और फिगर डी में 2, 4 और 6 का मुख्तलिफ लम्हों में इन पॉइंट्स पे क्या क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ यह दिखाया है। अब ज़रा देखिए सी फिगर का जो t=0 पे इस लम्हे क्या किया दोनों वेव्स ने मिलके। बच्चों 0.1 पर ऊपर वाली वेव इस वक्त मीन पोजीशन पर है इस जगह 0.1 पे, और नीचे वाली भी उसी जगह पर है, यानी दोनों की वजह से डिस्प्लेसमेंट 0। चुनाचे वो होगा जो हमने सुपरपोजिशन में, इसी के लिए मैंने सुपरपोजिशन मुझे पढ़ानी पड़ी थी, ये होगा y=y1 + y2। दोनों एक पॉइंट पर एक दूसरे में ऐड होंगे, दोनों के पैदा करदा डिस्प्लेसमेंट्स। अब ऊपर वाली वेव का भी इधर 0 डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि मीन पोजीशन पर है ऊपर वाली वेव 0.1 पे, और नीचे वाली वेव भी 0.1 पे मीन पोजीशन पर ही है, उधर भी 0 डिस्प्लेसमेंट, इधर भी 0, 0 + 0, जवाब भी 0 ही, आंसर भी 0 ही। तो 0.1 मीन पोजीशन पर ही रहा, दोनों वेव्स की वजह से कोई डिस्टर्बेंस 0, कोई उसका मीन पोजीशन से ऊपर गया ना नीचे, 0 डिस्प्लेसमेंट रहा उसका। ऐसे ही बच्चों 0.3 ऊपर वाली वेव की वजह से भी 0 पर है, नीचे वाली वेव की वजह से भी मीन पोजीशन पे यानी 0 पे है, तो 0 + 0 मिलके इसका फिर 0। 0.5 का भी ऐसे ही है, 0.7 का भी ऐसे ही है। तो इसका मतलब है t=0 जब टाइम था स्टार्ट जब किया, दोनों वेव्स की वजह से 0.1, 3, 5 और 7 जो थे वो मीन पोजीशन पर ही रहे, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 ही रहा, 0 + 0 = 0 ही रहा। अच्छा, लेकिन ये 1, 3, 5, 7 अगले लम्हे यानी T/4 टाइम पर जब ये सिचुएशन थी दोनों वेव्स की, तब क्या हुआ ज़रा देखें तो ज़रा 0.1 ऊपर वाली वेव की वजह से टॉप एक्सट्रीम पे है, नीचे वाली वेव की वजह से बॉटम एक्सट्रीम पे है। वो क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, एम्पलीट्यूड दोनों की बराबर है, एग्जैक्टली सेम वेव्स हैं, वो शुरू में डेफिनेशन में आ गया था। बराबर की हैं और ऑपोजिट हैं तो जस्ट कैंसिल कर देंगी, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फिर 0। ये वही है जो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए हमने बात की थी, ये वो वाला केस है। मैं साथ साथ दिखा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट समझ आए, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर है, कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला केस y=0, एक क्रेस्ट और दूसरा ट्रैफिक, ऊपर को एक नीचे को मिलके 0 हुआ, ठीक हो गया जी। 0.1 का तो ये हुआ। पॉइंट नंबर 2 इसका भी मीन पोजीशन पे है, इसका भी वजह से मीन पोजीशन पे, पॉइंट नंबर 3, अभी 2 की बात निकल, 1 की बात हो गई, अब 3 की। तो 3 इसकी वजह से बॉटम एक्सट्रीम में और इसकी वजह से टॉप पे है, बॉटम और टॉप यानी क्रेस्ट और ट्रफ मिले, ट्रफ और क्रेस्ट मिले तो फिर 0। ऐसे ही 5 जो है वो इसका टॉप है, इसकी वजह से बॉटम में है तो फिर नेट 0 हुआ। 7 इसकी वजह से ऊपर वाली वेव की वजह से बॉटम पे आया हुआ है, नीचे वाली की वजह से टॉप पे है, बराबर के हैं, एक दूसरे के बराबर, एम्पलीट्यूड कैंसिल होकर फिर 0। 1, 3, 5, 7 पहले लम्हे भी जब t0 था तब भी मीन पोजीशन पर ही रहे, जब T/4 हुआ फिर भी मीन पोजीशन पर, ऊपर नीचे नहीं हुए। अगले लम्हे जब t/2 हुआ, उस लम्हे जो दोनों वेव्स हैं फिर देखते हैं। 1, 3, 5, 7 को क्या हुआ, इसकी वजह से 0 है यानी मीन पोजीशन 1 पॉइंट, इसकी वजह से 0.1 0 पे है मीन पोजीशन पे तो 0 ही रहा रिजल्टेंट। 3 भी ऐसा ही है, 5 भी ऐसा ही है, 7 भी ऐसा ही है, रिजल्टेंट फिर 0। 1, 3, 5, 7 जो हैं इस रस्सी पर दोनों पॉइंट दोनों वेव्स की वजह से मिलके मीन पोजीशन पर ही रहे। ऐसा ही अगली डायग्राम में, ऐसा ही अगली में 3 T/4 पे भी और पूरा T टाइम गुजरने पर भी यही रहा। और ये क्या लिखा है, ऑलवेज एट रेस्ट।
ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि दो एग्जैक्टली सिमिलर वेव्स सेम स्ट्रेट लाइन पर ऑपोजिट आती हुई मिली हैं, तो उनके मिलाप की वजह से जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हुआ कुछ पॉइंट का लगातार जीरो ही रहा, ऑलवेज एट रेस्ट। आगे चल के हम बताने लगे हैं कि इन पॉइंट्स को नोड्स कहते हैं, उसकी डेफिनेशन अभी देखते हैं। अच्छा, ऐसा ही डी फिगर में क्या हुआ, अब वो जो रह गए थे 2, 4 और 6, इन पॉइंट्स का क्या अहवाल है वो दिखाया गया है। जब t0 था तो बच्चों देखिए क्या हुआ, t0 था तो ये देखिए 2 पॉइंट ऊपर वाली वेव की वजह से टॉप एक्सट्रीम पे है, नीचे वाली की वजह से भी टॉप पे है, क्रेस्ट से क्रेस्ट मिला तो रिजल्टेंट हुआ लाउड, यानी रिजल्टेंट हुआ लार्ज एम्पलीट्यूड, दोनों ऐड हो गए y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, सिंपली ये वाला हुआ, दोनों ऐड हो गए y1 प्लस y2। ये मैं सुपरपोजिशन वाला दिखा रहा हूँ बार बार क्योंकि उसी का रिजल्ट है स्टेशनरी वेव्स। पॉइंट 2 पे तो ये हुआ, इसीलिए ऊपर को एरो दिखाया। ऊपर को एरो दिखाने का मतलब है कि दोनों की वजह से मिलके मैक्सिमम ऊपर को चला गया, ये वाला 2 पॉइंट, दोनों वेव्स दोनों इकट्ठी मिलके उसको ऊपर को खींच रही हैं। पॉइंट 4 दोनों बॉटम में है तो एरो नीचे को दिखा दिया, ये जिसका मतलब है नीचे को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ। पॉइंट 6 फिर दोनों क्रेस्ट से क्रेस्ट है, यानी दोनों वेव्स की वजह से रस्सी का पॉइंट नंबर 6 ऊपर को जा रहा है तो मैक्सिमम ऊपर को गया। अगला जब t/4 हुआ तो फिर देखिए 2, 4 और 6 पॉइंट क्या हुआ, इसका 2 मीन पोजीशन पे, इसकी वजह से भी मीन पोजीशन पे रिजल्टेंट 0, इसका 4 जो है मीन पोजीशन पे, इसका भी 4 मीन पोजीशन पे 0, इसका 6 मीन पोजीशन 0, यानी यहाँ पे ये मीन पोजीशन से गुजरे, मीन पोजीशन पर पहुँचे इस लम्हे। पहले 2 और 6 टॉप पे थे और 4 बॉटम में था और यहाँ तीनों पॉइंट मीन पोजीशन पे। अगली तस्वीर में फिर से जब यही कुछ किया तो 2 और 6 नीचे को हैं, आप खुद देख सकते हैं, और 4 ऊपर को है, यानी इसका उलट हो गया, इस वाली का, पहली वाली का उलट तीसरी में हुआ। चौथी में फिर आप वही सारा कुछ करें तो फिर मीन पोजीशन पे 2, 4 और 6। पाँचवीं में फिर इसका उलट हो गया, यानी वो पहली वाली फिर रिपीट हुई, एंड सो ऑन। इसका मतलब है 2, 4 और 6 ऐसे हैं कि वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ कभी टॉप एक्सट्रीम पे, कभी बॉटम पे, कभी मीन पोजीशन, कभी टॉप, कभी मीन पोजीशन, कभी बॉटम, कभी टॉप, कभी मीन पोजीशन, कभी बॉटम, यानी पॉइंट 2, 4 और 6 ऐसे हैं कि वो मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन 1, 3, 5, 7 ऑलवेज एट रेस्ट है। ये जो 1, 3, 5, 7 जो ऑलवेज एट रेस्ट हैं ये कहलाते हैं नोड, और वो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करते हैं, कभी मीन पोजीशन, कभी टॉप एक्सट्रीम, कभी मीन पोजीशन, कभी बॉटम एक्सट्रीम, उन्हें कहते हैं एंटी नोड। अभी नीचे ये नोड्स पड़े हुए हैं, अभी पढ़ते हैं इनके बारे में। और अगली बात, हर दो नोड का आपस का फासला मापें। ये सारे नोड हैं 1, 3, 5, 7, ऊपर ऑलरेडी बता दिया था कि यहाँ से यहाँ तक हाफ लैम्डा है, यहाँ से यहाँ तक 1 से 3 तक हाफ लैम्डा, 3 से 5 तक हाफ लैम्डा। इसका मतलब है हर दो नोड्स का आपस का फासला हाफ लैम्डा है, और हर दो एंटी नोड्स का भी आप इजीली देख सकते हैं ऐसे ही हाफ लैम्डा है। हर दो एंटी नोड्स का, दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स और दो कंसेक्यूटिव या के बाद दीगरे नोड्स का λ/2 होता है फासला। लेकिन बच्चों एक नोड और करीबी एंटी नोड, पॉइंट नंबर 1, 3, 5, 7 नोड्स हैं, जबकि 2, 4, 6 तीनों ही एंटी नोड्स हैं। तो हर नोड का करीबी एंटी नोड से λ/4 है। पॉइंट 1 और 2 का आपस का λ/4 है। 1 जो है वो नोड है, 2 जो एंटी नोड है। हर नोड का करीबी एंटी नोड से λ/4 है। यही रिजल्ट्स हैं, यही बातें हैं, यही अभी हम उधर से देखने लगे हैं। बस जी ये डायग्राम सारी समझा दी और यही सारी इसकी डिटेल है। कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन आया तो नहीं, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए ये सारी बात आपको समझाई है, ताकि ये रिजल्ट्स अब आगे यूज़ होने हैं तो फिर आपको पता हो कि ये क्या बात हो रही है जब आगे इनको इस्तेमाल करना। मैं जल्दी से इसकी रीडिंग करने लगा हूँ। ये सारी डायग्राम मैंने वजह से कर दिया। कहता कंसिडर दी अबव फिगर, ये फिगर फ़र्ज़ कीजिए। हेयर ए और बी ये दो शो दी प्रोफाइल, खाका दिखाती हैं ऑफ 2 ट्रांसवर्स वेव्स एट इंस्टेंट्स, किन लम्हों पर, t = 0, t/4, t/2, 3, t/4 एंड t, इन लम्हों पर। फिगर दोनों अलग अलग वेव्स को दिखा रही हैं। वेयर t इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, वी सी दैट द पॉइंट्स 1, 2, 3 एटसेट्रा आर डिस्टेंट λ/4 अपार्ट। 1, 2, 3 हर एक पॉइंट दूसरे से λ/4 फासले पर है। लैम्डा बीइंग द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स, दोनों वेव्स की सेम है वेवलेंथ, वो लैम्डा है। We can determine the resultant displacement of these points by applying principle of superposition। बार बार मैं वही दिखाता रहा आपको पेज उठा के। हम प्रिंसिपल सुपरपोजिशन इस्तेमाल करके इनके रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इन सारे पॉइंट्स पर क्या क्या हुए इन वेव्स की वजह से वो निकाल सकते हैं। फिगर सी शोज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट्स 1, 3, 5, 7 एट द इंस्टेंट्स, इन्हीं लम्हों पर 1, 3, 5, 7 दिखा रही है इन्हीं लम्हों पर। इट कैन बी सीन दैट द रिजल्टेंट ऑफ दीज पॉइंट्स इज ऑलवेज 0, ये हमेशा मीन पोजीशन पे ही रहे, 0 ही रहे। जबकि फिगर डी शोज़ दी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 2, 4 और 6 का दिखा रही है उन्हीं लम्हों पर। और फिगर शोज़ दैट दीज पॉइंट्स आर मूविंग विद एन एम्पलीट्यूड विच इज़ द सम ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द कंपोनेंट वेव्स। ये दोनों जो कंपोनेंट थी उनकी मजमूई, उनकी मिला के एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं 2, 4 और 6। रिजल्ट्स क्या हुए, नोड्स होते हैं द पॉइंट्स ऑन ए स्टेशनरी वेव विच परमानेंटली शो 0 डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड नोड्स।
और 0.1357 इन फिगर में नोड्स हैं। एंटी नोड क्या है? द पॉइंट्स ऑन ए स्टेशनरी वेव विच वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड एंटी नोड। 0.246 एंटी नोड है उस फिगर में। नंबर 3 रिजल्ट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स, दो यके बाद दिगरे जो बिल्कुल एक दूसरे के करीब के एंटी नोड है, उनका फासला λ/2 होता है, अभी बताया था पीछे। और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, दो करीबी नोड्स का भी λ/2 होता है। लेकिन अगला 5वां रिजल्ट, देयर एग्जिस्ट्स एन एंटी नोड बिटवीन टू नोड्स, टू कंसेक्यूटिव नोड्स एंड वाइस वर्सा। दो यके बाद दीगरे नोड्स के दरमियान जरूर एंटी नोड होता है, और दो एंटी नोड के दरमियान, दो यके बाद दीगरे एंटी नोड के दरमियान जरूर नोड होता है। और डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड द नेबरिंग एंटी नोड वो λ/4 होता है। ये बातें अभी सारी अभी बड़ी डिटेल से समझा दी हैं। पेज नंबर 22। अभी ये स्टेशनरी वेव्स का टॉपिक अभी इंट्रोडक्शन का जारी है, बस ये दो छोटे से पॉइंट हैं। तो यहाँ कहता है, हमने ये पूरी डिटेल से समझ ली कि यहाँ ऑसिलेशंस हो रही हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे हैं, कुछ खैर मीन पोजीशन पे ही रहे लगातार, लेकिन बहरहाल इस दौरान ऑसिलेशन तो हो रही हैं। इसका मतलब है ऑसिलेशन हो रही हैं तो चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम में कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी आपस में बार बार इंटरचेंज होती हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पर टोटल एनर्जी पोटेंशियल होती है, मीन पे काइनेटिक होती है। वही बात वो कर रहा है, कहता है एनर्जी इन ए वेव मूव्स बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। मीडियम के पार्टिकल मूव करते हैं तो एनर्जी तो मूव करती है। द नोड्स ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट। नोड तो हमेशा पक्के पक्के एक जगह पर जम जाते हैं, रेस्ट पे रहते हैं मीन पोजीशन पे। सो एनर्जी कैन नॉट फ्लो पास्ट दीज पॉइंट्स। नोड्स के आर पार एनर्जी नहीं फ्लो कर पाती क्योंकि हिलते ही नहीं है, ज़ाहिर है हिलेंगे तो एनर्जी फ्लो करेगी। हेंस एनर्जी रिमेन्स स्टैंडिंग, कॉमो में लिखा है एनर्जी ऐसे जैसे खड़ी हो गई है, रुक गई है, इन बिटवीन दो नोड्स के दरमियान रुक गई है, नोड्स के आर पार नहीं जा सकती। इन द मीडियम बिटवीन नोड्स एनर्जी जैसे स्टैंडिंग हो गई है, रुक गई है, खड़ी हो गई है। दो इट अल्टरनेट्स बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक फॉर्म्स, अगरचे वो काइनेटिक और पोटेंशियल में अल्टरनेट तो हो रही है क्योंकि वाइब्रेशन बहरहाल हो रही है, लेकिन नोड्स के इन बिटवीन हो रही हैं, नोड्स पर नहीं हो रही। नोड्स के इन बिटवीन एंटी नोड्स वाला हिस्सा जो नोड के दो नोड के दरमियानी इलाके में वाइब्रेशन हो रही है। व्हेन द एंटी नोड्स आर ऑल एट देयर एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट्स, यानी वो एक्सट्रीम्स पे होते हैं, द एनर्जी स्टोर्ड इज होली पोटेंशियल, ये बातें जानते हैं आप। एंड व्हेन दे आर साइमल्टेनियसली पासिंग थ्रू देयर इक्विलिब्रियम पोजीशंस, ऑसिलेट करती हुई बॉडी मीन पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन से गुजरे तो द एनर्जी इज होली काइनेटिक, ये भी पता है हमें। और आखिरी एक नोट है जी इस टॉपिक का कि क्या तरीका हो सकता है किसी जगह पर स्टेशनरी वेव पैदा करने का। तो कहता है एन ईजी वे टू जनरेट ए स्टेशनरी वेव इज टू सुपरपोज ए वेव ट्रैवलिंग डाउन ए स्ट्रिंग विद इट्स रिफ्लेक्शन ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बात अगले टॉपिक में कुछ है डिटेल से बयान हुई कि एक जगह पे एक वेव चलती जा रही है और उसी के ऑपोजिट उसी का रिफ्लेक्शन जो होता है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। तो अच्छा हो गया वो टॉपिक आपके, जैसे मैंने कहा था आगे जिक्र आएगा अभी इसका रिफ्लेक्शन का। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव अभी पीछे पड़ा है इसीलिए। तो एक वेव इधर को जा रही है और दूसरी तरफ से उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, दोनों एक ही जगह इकट्ठे हों तो एग्जैक्टली सिमिलर वेव्स ऑपोजिट आके मिली। एक वेव है उसका रिफ्लेक्शन भी उसी फ्रीक्वेंसी वाला ही होगा, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती, जस्ट फेज चेंज हो सकता है या नहीं होता डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से मीडियम में किस में गई है, वो इस लेक्चर के शुरू में बता दिया था। तो कहता है कि आसान तरीका एक स्टेशनरी वेव पैदा करने का, वो सुपरपोज कर दें एक वेव को और उसके फिर दूसरी तरफ से आते हुए रिफ्लेक्शन को, तो ऑपोजिट आएंगे तो स्टेशनरी वेव पैदा होगी। जैसे कि ये हमने डिटेल में ये ऑपोजिट आती हुई वेव्स का ये भी सीखा है। लेकिन जी तारफ़ हुआ स्टेशनरी वेव्स का। ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन मैंने कहा नहीं होता, लेकिन इसकी बातें अगले दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में इस्तेमाल होनी है, जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है अगले दोनों, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।